हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी पेरियोडोंटिक्स के साइनॉप्सिस एंड देन फिर हम लोग साथ साथ हम लोग कंटिन्यू रखेंगे वो क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो मैं कर रही हूँ। तो अभी मैं ये आपको बताती हूँ। पेरियोडोंटिक्स के साइनॉप्सिस हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, सो हमारा सबसे पहले है हमारा ग्रेसी क्यूरेट एंड यूनिवर्सल क्यूरेट। ठीक है, तो ग्रेसी क्यूरेट्स कौन से होते हैं? ये एरिया एंड सरफेस स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स कि कौन सा सरफेस आप यूज़ कर रहे हो, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लाइक दैट। ओके, यूनिवर्सल कहीं पर भी किसी भी टीथ में हम यूज़ कर सकते हैं। अब इनकी वन कटिंग एजेस यूज़, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं ग्रेसी में? वन कटिंग। यूनिवर्सल बोथ कटिंग एज। ऐसे याद रखो, यूनिवर्सल यू, ठीक है, यू बनता है, तो दिस भी और ये भी, बोथ कटिंग एजेस आर यूज। याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब यू के विच वन यूज वन कटिंग एज। ठीक है, अब इसमें ब्लेड कर्व्ड इन टू प्लेन्स, कर्व्ड अप एंड टू द साइड, इसमें वन प्लेन। अब ये भी देखो, कटिंग एज दोनों जो यूज़ होंगी यू, लेकिन इसका जो प्लेन होता है वो कर्व्ड होता है ओनली वन प्लेन में, और इसका जो ब्लेड होता है वो कर्व्ड होता है दो प्लेन्स में। अब ये बनाता है एंगल 60 डिग्री ब्लेड एंगल, और ये बनाता है 90 डिग्री ब्लेड एंगल। शॉर्ट्स में मैंने इसके इमेजेस भी डाले हैं, आप एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट है ग्रेसी क्यूरेट। दीज आर डबल एंडेड ग्रेसी क्यूरेट्स and they are paired as number 1 2 3 4 which used for anterior teeth, number 5 6 anterior and premolar teeth, number 7 8 9 10 they are used for posterior teeth, facial and lingual, 11 12 mesial surface, 13 14 distal surface, number 15 16 these they have the blades of 11 से 12 and shank किसका यूज़ करते हैं? ये 13 and 14. नंबर 17 18 ब्लेड्स ऑफ 13 14 एंड शैंक एक्सटेंडेड बाय 3 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। ये ग्रेसी क्यूरेट्स है। ये पूछ सकते हैं कि नंबर 11 12 किस चीज़ के लिए होता है, या नंबर 13 14 कौन सी साइड के लिए होता है, तो ये आप याद रखना। ओके, नेक्स्ट है एक्सटेंडेड शैंक क्यूरेट। अब एक्सटेंडेड शैंक क्यूरेट जो होता है, इसके एग्जांपल होते हैं एक्स आफ्टर 5 क्यूरेट। अभी पूछ सकते हैं व्हाट आर आफ्टर 5 क्यूरेट। तो आफ्टर 5 क्यूरेट में क्या होता है? शैंक जो है एक्सटेंड होता है 3 मिलीमीटर। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ये बताती हूँ रफ आइडिया कि इसका पार्ट क्या होता है। तो देखो, ये है हमारा कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऐसे करके होता है ना, ये होता है हमारा हैंडल जिससे हम पकड़ते हैं, ये हो गया हमारा हैंडल। फिर ऐसे करके इस तरीके का होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना हमारा, इसको शैंक कहते हैं, जो कि वर्किंग एज एंड हैंडल को कनेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शैंक बोलते हैं। तो शैंक क्या होता है, मतलब मैं थोड़ा सा रफ़ी आइडिया दी हूँ, इसमें पूरी इमेजेस तो मैं बना नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या एक्सटेंडेड शैंक क्यूरेट में क्या होता है। शैंक इज एक्सटेंडेड बाय 3 मिलीमीटर देन द स्टैंडर्ड ग्रेसी। जो स्टैंडर्ड ग्रेसी का होता है उससे इसका शैंक 3 मिलीमीटर ज़्यादा होता है। अब शैंक ज़्यादा होगा तो उससे क्या होता है? विच अलाउ एक्सटेंशन इनटू द डीपर पेरियोडोंटल पॉकेट्स, अच्छे से विजुलाइज हो जाती हैं। तो ये दे आर अवेलेबल इन ऑल स्टैंडर्ड ग्रेसी नंबर एक्सेप्ट 9 एंड 10। मिनी ब्लेड क्यूरेट्स जो होते हैं, इनका एग्जाम्पल क्या होता है? मिनी 5 क्यूरेट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? दीज आर मॉडिफाइड आफ्टर 5 क्यूरेट। आफ्टर 5 क्यूरेट हमने जो पढ़े उसी का ही ये मॉडिफिकेशन होते हैं, लेकिन इनका जो ब्लेड होता है वो हाफ होता है। मतलब जो एक्सटेंडेड शैंक यूज़ कर रहे हैं ब्लेड, उसका हाफ होता है, नहीं सॉरी, कन्वेंशनल क्यूरेट का। तो शॉर्टर ब्लेड से क्या होता है? ईजियर इंसर्शन एंड अडेप्टेशन एंड डीप नैरो पॉकेट्स एंड फर्केशन। ओके, ये होता है। अब ये भी सेम ही है कि दे आर अवेलेबल इन ऑल स्टैंडर्ड ग्रेसी एक्सेप्ट 9 एंड 10। फिर आ जाते हैं हम किस पे? लैंगर एंड मिनी लैंगर क्यूरेट्स। तो दिस सेट ऑफ 3 क्यूरेट ये क्या करता है? इसके अंदर भी कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किसकी? ग्रेसी क्यूरेट की एंड यूनिवर्सल क्यूरेट की। तो ये शैंक डिज़ाइन यूज़ करता है किसका? स्टैंडर्ड ग्रेसी। कौन से वाला? 5 6 एंड 11 12 13 एंड 14 क्यूरेट का। और जो एंगल यूज़ करता है ब्लेड का, वो यूनिवर्सल ब्लेड का यूज़ करता है विच इज़ 90 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या है इसकी एडवांटेज? दिस अलाउ द एडवांटेज ऑफ एरिया स्पेसिफिक शैंक टू बी कंबाइंड विद द वर्सेटाइल नेचर ऑफ यूनिवर्सल क्यूरेट ब्लेड, ठीक है।
ये दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी को यूज़ करता है। अब ये 3 टाइप के हमने पढ़े थे, लैंगर 5, 6, 1, 2 एंड 3, 4। अब लैंगर 1, 2 किस में यूज़ होता है? मीजियल एंड द डिस्टल ऑफ मैंडिब्यूलर पोस्टीरियर टीथ, ठीक है। फिर 3, 4 मीजियल एंड द डिस्टल ऑफ मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ। और 6 किस में यूज़ होता है? मीजियल एंड द डिस्टल्स ऑफ एंटीरियर टीथ, ठीक है। अब नाउ दीज आर द एंगल्स इन इंस्ट्रूमेंटेशन। लाइक ब्लेड को अगर आप इंसर्ट करोगे तो 0 डिग्री एंगल पर, ये भी याद करना है आपको, ज़रूरी है, आते हैं वो पूछते रहते हैं। स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग में एंगल क्या होगा? 45 से 90 डिग्री। क्यूरेटाज के लिए ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल यूज़ करते हैं हम। और एंगुलेशन ऑफ ब्लेड विथ शेंक, यूनिवर्सल क्यूरेट में भी आपने पढ़ाई है, 90 डिग्री होता है, और ग्रेसी में 60 to 70 होता है। अब बिटवीन द फेस एंड द लेटरल सरफेस ऑफ द ब्लेड में कितना एंगल होता है? 70 से 80, ठीक है। एंगल शार्पनिंग में हम यूज़ करते हैं 100 से 110। द ब्लेड ऑफ हो इज़ बेंट एट 90 डिग्री पे बेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, ठीक है। अब प्रोफेशनल प्रोफाइलेक्सिस प्रोफीजेट जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? टू रिमूव द स्टबर्न स्टेन। बस इतना ही है, इसमें इतना खास नहीं है। अब ये देखो फेजेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, ये आपको याद करने ही करने हैं। कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेते हैं वो कि कौन सा फेज़ क्या है, नाम पूछ लेते हैं, जैसे कि फ़ेज़ 1 को क्या क्या बोलते हैं? एटियोट्रॉपिक फेज़, प्रिपरेटरी फेज़। फ़ेज़ 2 को सर्जिकल फेज़। अब ये तो पूछते ही पूछते हैं, इसके साथ साथ ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि सर्जिकल फेज़ में क्या क्या आएगा? तो RCT एंड इम्प्लांट्स आएगा। रेस्टोरेटिव फेज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थर्ड फेज़, इसमें क्या आएगा? फाइनल रेस्टोरेशन, फिक्स्ड रिमूवेबल डेंचर। मेंटेनेंस फेज़ में क्या आएगा? पीरियोडिक रिकॉल। तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। अब ये सारे क्या है? हमारे सूचर्स हैं। डायरेक्ट सूचर, वो पूछते हैं कि कौन सा सूचर कब यूज़ होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट और लूप सूचर कब यूज़ होंगे? व्हेन द बोन ग्राफ्ट आर यूज्ड एंड व्हेन देयर इज अ नीड फॉर कवरेज ऑफ इंटरडेंटल बोन विद इंटरडेंटल पेपिला। फिगर ऑफ 8 कब यूज़ करेंगे? जब फ्लैप्स जो क्लोज नहीं आते बिकॉज ऑफ द एपाइकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लैप, ठीक है। एंकर सूचर हम कब यूज़ करेंगे? ये हम यूज़ करते हैं फ्लैप मीजियल और डिस्टल टू द टूथ, एज इन मीजियल और डिस्टल वेज प्रोसीजर। तो ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? मीजियल और डिस्टल टू द टूथ। स्लिंग लाइकेशन सूचर कब यूज़ करते हैं? व्हेन द फ्लैप इन्वॉल्व 2 इंटरडेंटल स्पेसेस एंड अपोजिंग फ्लैप नॉट रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अपोजिट वाला जो होता है रिफ्लेक्ट नहीं होता, 2 इंटरडेंटल स्पेसेस के इन्वॉल्व होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है एक बार, ये यूज्ड इन वाइड इंटरडेंटल स्पेसेस। पेरियोस्टल फ्लैप, ये यूज़ होता है टू होल्ड द पार्शियल थिकनेस अपाइकली डिस्प्लेस फ्लैप। लेकिन जो अगर कम्प्लीटली डिस्प्लेस फ्लैप होते हैं अपाइकली डिस्प्लेस, उसमें फिगर ऑफ 8 हम यूज़ करेंगे। अब 2 तरीके के और होते हैं सूचर्स, एक तो होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल और एक होते हैं हमारे ये क्या बोलते हैं? वर्टिकल। तो याद रखना, देखो ये जो पट ऐसे करके होंगे यानी कि 90 डिग्री पे, तो ये तो होते हैं हमारे वर्टिकल सूचर्स, ठीक है। डायग्राम दे देंगे वो। और जो इस तरीके से होते हैं हमारे ऐसे ऐसे बिल्कुल पैरेलल जा रहे होते हैं, वो हमारे हॉरिजॉन्टल सूचर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये ओल्ड नेम है, ये नेम है, न्यू नेम है, तो इतना कोई खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बस देखो, जिंजिवोसिस को हम डिस्कोमेटिव जिंजिवाइटिस अभी बोलते हैं, पेरियोडोंटाइटिस को जुवेनाइल पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ। बाकी देखो, ये डिजीज़ है और इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में क्या होगा। तो अनग में क्या होता है? टाइटर्स ऑफ एंटीबॉडी टाइटर्स टू इंटरमीडिएट साइज ऑफ, क्योंकि वो होता है स्पायरोकिट्स से, तो एंटीबॉडी भी उसी के अगेंस्ट बनेगी ना। बस बाकी इसमें ये याद रखो, लोकलाइज पेरियोडोंटाइटिस वाला जो होता है, लोकलाइज जुवेनाइल पेरियोडोंटाइटिस, ये किसके आगे इसमें एंटीबॉडीज बनती है? अगेंस्ट एक्टिनोमाइसिटिम कॉमिडेंस, क्योंकि वही इसको कॉज करता है, लोकल जुवेनाइल पेरियोडोंटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप, नेक्स्ट आ जाओ ये इनिशियल कॉलोनाइज की, बाकी कोई ऐसा खास काम का नहीं है। नेक्स्ट, इनिशियल कॉलोनाइजर आर मेंबर्स ऑफ, जो इनिशियल कॉलोनाइजर्स होते हैं वो येलो और पर्पल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जो सेकेंडरी कॉलोनाइजर्स होते हैं दे फेल इनटू द ग्रीन, ऑरेंज और रेड कॉम्प्लेक्सेस में। अभी मैं देखो आपको अभी याद करा देती हूँ ये कैसे कैसे याद करना है। सी, येलो कॉम्प्लेक्स, इसको आप याद रखो, मॉस, MOS, मॉस, माइटिस, ओरेलिस एंड सेंग्विस। पर्पल में P4 पर्पल, P4 पार्वुला एंड ओडोंटोलाइटिकस।
नेक्स्ट है रेड कॉम्प्लेक्स, आप इसको याद करो, PDF, ठीक है, PDF, P फॉर पी जिंजिवेलिस, D फॉर डेंटिकोला एंड F फॉर फोर्साइथिया। ऑरेंज कॉम्प्लेक्स, इसमें सारे आ जाएंगे बचे हुए। ग्रीन के साथ याद करो CEA, हमने हरा समंदर देखा, ठीक है, ग्रीन सी। तो C फॉर कैप्नोसाइटोफेगा, E फॉर ई कॉरोडेंस एंड A फॉर एक्टिनोमाइसिटियम कॉमेटेंस, ठीक है, यहीं याद कर लो इन्हें। अब देखो रेड कॉम्प्लेक्स, जो हमारे ब्लीडिंग और प्रूपिंग होती है वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, कौन से कॉम्प्लेक्स, रेड कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है वो, ठीक है, ये याद रखना है आपको, रेड कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है। अब है इनऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ कैलकुलस, क्या क्या होता है कैलकुलस में, 70 से 90% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट जिसमें कितना होता है 75% एंड कैल्शियम कार्बोनेट 3.1%। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैलकुलस क्या क्या होते हैं, क्रिस्टल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, मैग्नीशियम वाइट लोकाइट, ऑक्टा कैल्शियम एंड ब्रोशाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते रहते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैलकुलस में क्या क्या होता है, हाइड्रोक्सी एपिटाइट, मैग्नीशियम वाइट लोकाइट, ऑक्टा कैल्शियम, ब्रोशाइट। ये भी याद रखना कि सबसे ज़्यादा क्या कौन सा क्रिस्टल है, हाइड्रोक्सी एपिटाइट, सबसे लीस्ट ब्रोशाइट, ठीक है। हाइड्रोक्सी एपिटाइट के बाद मैग्नीशियम वाइट लोकाइट आता है। अब सुप्राजिंजाइवल जो कैलकुलस होता है इसके अंदर हाइड्रोक्सी एपिटाइट एंड ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। ब्रशाइट एंटीरियर में मिलेगा और मैग्नीशियम वाइट लोकाइट पोस्टीरियर में मिलेगा, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ सबजिंजाइवल कैलकुलस में, हाइड्रोक्सी एपिटाइट तो रहेगा सेम, लेकिन मैग्नीशियम वाइट लोकाइट होगा ज़्यादा एंड लेस ब्रशाइट एंड ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट, जबकि सुप्राजिंजाइवल में ऑक्टा कैल्शियम ज़्यादा था, ठीक है। हाइड्रोक्सी एपिटाइट इज़ द मेजर क्रिस्टलाइन इन बोथ, जो अगर वो पूछेंगे मेजर क्रिस्टलाइन क्या होता है सुप्राजिंजाइवल सबजिंजाइवल में, दोनों में ही हाइड्रोक्सी एपिटाइट होता है, ठीक है। अब ये रेशियोज हैं कुछ कि T&B लिम्फोसाइट रेशियो ब्लड में कितना होता है 3:1। TB GCF में क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछते हैं मोस्टली वो कि T/B का रेशियो कि GCF में कितना होता है 1:3 होता है, ठीक है। बाकी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं प्री डोमिनेंट लिम्फोसाइट, अर्ली जिंजिवाइटिस में क्या होंगे, T लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट इन पेरियोडोंटाइटिस में कौन से होंगे, B लिम्फोसाइट। चिल्ड्रन रियरली एक्सपीरियंस पेरियोडोंटाइटिस, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनट्रांसफॉर्म्ड B लिम्फोसाइट। तो इसलिए अब अनट्रांसफॉर्म्ड B लिम्फोसाइट्स होते हैं तो इसलिए उसमें वो उनके बच्चों में पेरियोडोंटाइटिस नहीं होता है। अब देखो, अभी ये देखो इंसीजन्स हैं कुछ। अब एक्सटर्नल बेवल इंसीजन जो होता है ये यूज़ होता है, चलो